Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम आपने कई बार अपने मुंह से बोला है, कई बार पेरेंट्स के मुंह से सुना है, लेकिन उसका डिटेल मतलब हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ा. यस, कौन सा है वो वर्ड? बजट. बेटा, ये हमारे बजट में नहीं है, ये हमारे बजट के बाहर है. हमें ये साल का बजट तैयार करना है. सो दिस वर्ड यू हैव यूज्ड एंड लिसन्ड मेनी टाइम्स, बट द एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड मीनिंग ऑफ इट you have not understood till now. So, this chapter is going to give you a detailed idea of what budget is. Let us start off with, yes, the introduction. क्योंकि हर चैप्टर की शुरुआत किससे होती है बेटा? इंट्रोडक्शन से होती है, हम जानते हैं. चलिए. The state accepted responsibility of creating essential basic industries and infrastructural facilities necessary for India's economic development. So, इससे आपको एक आइडिया आया होगा. जैसे एक फैमिली, एक इंडिविजुअल अपना बजट तैयार करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है कि मेरे आने वाले साल की इनकम क्या, एक्सपेंस क्या. वैसे ही गवर्नमेंट को भी पूरे देश के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए बजट तैयार करना पड़ता है. और ऐसा गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू इट्स ओन सिटीजन्स. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हम जानते हैं. रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एनर्जी, utilities, education, healthcare, social amenities, all these things come as a part and parcel of basic infrastructure. और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तो फ्री में मिला है. हमको फ्री में क्यों मिला है? बिकॉज वी आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स विथ प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. और ये फैसिलिटीज को क्रिएट करने के लिए एक विजन चाहिए. वो विजन क्लियर करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी. और उसी तैयारी को किस में किया जाता है? बजट में किया जाता है. सो फ्रेंड्स, हियर वी आर नॉट गोइंग टू सी अ फैमिली बजट, एन इंडिविजुअल बजट, एक सोसाइटी का बजट. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ नेशंस बजट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें मिला 15 अगस्त 1947 को. उसके बाद हमने क्या किया? एक प्लानिंग कमीशन बनाया जिसको नया नाम दिया मोदी सरकार ने, दैट इज नीति आयोग. अब ये नाम सुनने में बहुत देसी लगेगा, लेकिन नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. सो नीति आयोग हैज इट्स ओन प्लान्स ऑफ डेवलपिंग इंडिया, ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन इंडिया, थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर फॉर इंडिया. और ये प्लानिंग कमीशन अच्छे से एग्जीक्यूट करता है ऑल द प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. इस प्लानिंग कमीशन का एक ही काम है, बैठ के 5 साल के प्लान तैयार करना. और ये 5 साल की प्लानिंग के लिए हर साल वो लोग बजट रेडी करते हैं. सो ऑन अ माइक्रो बेसिस प्रिपरेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर ईच. ऐसी 5 बार प्लानिंग होगी, तब जाके 5 साल का जो प्लान उन्होंने सोचा है, जो विजन लेके वो आए हैं, वो विजन उनका अचीव होगा. ठीक है. बिकॉज ऑलवेज दिस शुड बी डन. अ बिग टारगेट should be cut into small targets. If small targets are getting achieved on daily basis, weekly basis, monthly basis, yearly basis,
तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल अपना अचीव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फाइन। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज असाइन्ड पावर टू 3-tier गवर्नमेंट। इट इज नॉट टायर, इट इज टीयर। टीयर मीन्स लेवल्स, है ना। जैसे अपने ट्रेन में होता है ना 2 tier 3 tier, उसमें क्या होता है, कई लोग गलती से 2 tier 3 tier बोलते हैं। टायर नहीं होता, इट इज टीयर, मतलब लेवल। जहां पे ग्राउंड बर्थ है और उसके ऊपर खाली एक ही बर्थ है तो इट इज 2 tier। बर्थ मतलब BERTH, मतलब वो लेवल, मतलब वो सीट जिसपे हम बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेवल, दैट इज बर्थ। ओके, पैदा करना नहीं, वो अलग बर्थ है। सो लेवल मतलब टीयर। सो 2 tier 3 tier ऐसी अलग अलग ट्रेन्स आती हैं। ओके, 2 tier AC 3 tier AC, हमें ऐसा ही बोलना चाहिए। ठीक है, सो हियर ऑल्सो गवर्नमेंट इज एट 3 levels। ओके, कौन कौन से वो लेवल्स हैं, वी ऑल नो दैट। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर नेशन। ठीक है, जिसका होल्ड कहां पे होता है, लोकसभा पे होता है। ठीक है, देन कम स्टेट गवर्नमेंट, इसका होल्ड कहां पे होता है, राज्यसभा में होता है। और इनके नीचे लोकल गवर्नमेंट आती है विच इज ऑपरेटिंग एट सिटी लेवल, कॉर्पोरेटर्स वगैरह इस गवर्नमेंट को चलाते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज these 3 levels राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट, which is again divided into 2 parts. For cities it is municipality and for villages it is called as panchayat। म्यूनिसिपैलिटी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड पंचायत मतलब प्रॉपर विलेज, तो उसमें आएगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत। ओके, सरपंच इज द हेड ऑफ दिस पंचायत। पंचायत क्यों, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ पंच, दैट इज 5 people। ओके, चलिए यहां तक सब क्लियर है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन योर स्क्रीन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ responsibilities and sources of revenue for these governments, and this arrangement is called the system of federal finance। okay, मतलब पहले से तय करके रखा है, it is decided well in advance that which government is going to perform which responsibilities। इसकी अलग अलग लिस्ट तैयार करके रखी हुई है पहले से ही। by whom? by the constitution of India। ओके, आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड व्हाट, इस जवाबदारी में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स को डिस्कस किया गया है या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट ने उठाई है। उसमें सबसे पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जनता को डर लगना चाहिए लॉ का, ऑर्डर का, सिस्टम का, जो इंडिया में बिल्कुल नहीं है। हम खुलेआम उल्लंघन करते हैं कानून का। वी ब्रेक द लॉ एंड वी ऑल्सो प्रूव दैट वी हैव नॉट ब्रोकन द लॉ। अगर लॉ से डर लगता तो सलमान खान जेल में होता। लॉ से डर लगता तो रिसेंटली सोशल मीडिया में एक कपल बहुत हिट हो चुका है मास्क न पहनने के लिए, वो नहीं होता। All these things would have not happened if people were scared of law and order। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में तो इसको हमें शामिल करना है। लॉ एंड ऑर्डर भले ही इंडिया का कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हर कंट्री में हर एक गुनाह की सजा होती है और ये सजा मिले उस कल्प्रिट को, ऐसा हमारा कोशिश तो लगा ही हुआ है। ठीक है, सो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल। ओके, उसके बाद पब्लिक हेल्थ, मतलब आज पब्लिक की हेल्थ खतरे में है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आता है, गवर्नमेंट पे आता है।
स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी स्टेट्स में अगर इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप जो मर्जी में आए वो स्टेप्स ले सकते हैं। ज्यादा हॉस्पिटल बनाओ, ज्यादा वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस करो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आओ, पब्लिक में लॉकडाउन कर दो। जो आज दैट इज 28th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स आपने देखा ही है दैट मॉल्स आर गेटिंग क्लोज्ड, all private sector commercial complexes are getting closed. All these things have happened suddenly. Why? Because government cares for the health of the public. क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं और अचानक से अब हमें पब्लिक की पड़ी है। वैसे भी दूसरी कोई भी आफत अगर पब्लिक पे आती है तो उनकी हेल्थ के लिए प्रॉपर सिस्टम्स अवेलेबल करवाना, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इन सब की पूरी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो, स्टेट हो कि लोकल हो। ठीक है, पोलियो बूथ सेंटर्स भी आपने देखा है अवेलेबल है, 2 बूंद जिंदगी के आपको फ्री में मिलते हैं। इवन कोरोना का जो रैपिड टेस्ट होता है वो अलग अलग वार्ड नंबर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। इवन वैक्सीनेशन इज गिवन टू पीपल free of cost. So all these activities are done by the government just to protect the health of the public. ठीक है, फाइन। उसके बाद सैनिटेशन मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस in the area surrounding your house. All these things are a part and parcel of which facility? Sanitation facility. ठीक है, सो वो साइकिल आपको दिख ही रही है कि एक बंदा अपने घर में टॉयलेट कर रहा है, वहां से एक सूएज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, उस ड्रेनेज सिस्टम का एक स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को टैंकर में ले जाते हैं, बाद में उसको ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद एक रिसाइकलिंग प्रोसेस के बाद उसको वापस खेतरों में इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैन्योर। यस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल। जापान में यूरिया कहां से बनता है? यूरिन से बनता है। सो वहां पे जितने भी पब्लिक यूरिनल्स हैं, प्राइवेट यूरिनल्स हैं, उन सबका यूरिन एक जगह इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकों में उसको लेके जाते हैं और उस यूरिन से वो लोग प्रोसेस करके निकालते हैं यूरिया, और उसी यूरिया को वो लोग मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करते हैं और वहां के लोग उन मेडिसिन को खाते हैं। ठीक है, नहीं बात डिस्गस्टिंग नहीं है, बात नॉर्मल है, क्योंकि प्रोसेस होने के बाद किया है ना, आपको सीधा थोड़ी बोला है कि पी लो। अंडरस्टूड? सो वो सैनिटेशन फैसिलिटी में आ जाएगा। फाइन। उसके बाद फॉरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बंजर जमीनें अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर एफॉरेस्टेशन, क्योंकि पहले इसका क्या हुआ था? डिफॉरेस्टेशन हुआ था। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब उन फॉरेस्ट को वापस रिजुविनेट करना, वापस डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली हमारे आपके घर में अनइंटरप्टेड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है, तो ये सप्लाई किसने प्रोवाइड किया है? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। गरीबों के लिए छोटे मोटे स्कूल्स उन्होंने शुरू किए हैं, प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, साथ ही साथ जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड टू ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर are provided social security benefits। साथ ही साथ उन सब गरीब लोगों को भी इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट किसको कहां क्या मिलता है, दैट वी विल सी इन डिटेल इन स्टैंडर्ड 12। ओके, उसमें अलग से अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर 6 और पॉवर्टी चैप्टर 5 डिटेल में बता के रखा है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चलाती हैं, उसमें कितने कितने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या कि आपकी सोशल लाइफ खाली तब तक प्रोटेक्ट नहीं होगी जब तक आप पैसा कमा रहे हो,
even when you are unemployed or you are retired, you can get yourself enrolled to some benefits provided by the government with a condition कि आप उन सारे क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो अमीरों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अवेलेबल नहीं होती. इट इज अवेलेबल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. ओके, सो इसके लिए भी अलग से हमें बजट तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? गवर्नमेंट की है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हैंडल्ड इन 3 पार्ट्स. पॉइंट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोला गया यूनियन लिस्ट. पॉइंट नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोला गया स्टेट लिस्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड, दैट इज व्हाट? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसको क्या बोला? कॉन्करेंट लिस्ट बोला. ठीक है, सो दीज 3 लिस्ट आर देयर. यूनियन लिस्ट में क्या लिखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. स्टेट लिस्ट में क्या लिखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या लिखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ विल शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो ये 3 लिस्ट में सारी जवाबदारी आपको पढ़ने को मिलेगी. These are public documents you can see on the government websites. Okay, चलिए आगे देखते हैं. मीनिंग ऑफ बजट. ओके, अब समझते हैं इन डिटेल कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज बजट. ओके, आपकी स्क्रीन पे एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. लेकिन किसका? ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू फिस्कल ईयर. ठीक है, कहने का ये मतलब है गवर्नमेंट पब्लिक से कितना पैसा लेगी. अगर पब्लिक पैसा छुपा के भी बैठी होगी तो भी गवर्नमेंट टैक्स तो वसूलेगी. ठीक है, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट पब्लिक पे कितना पैसा लुटाएगी, दोनों का प्लानिंग होगा ना. क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट अलोन हैव इनकम एंड से नो आई विल नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस ऑन द पब्लिक. तो गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम से पावर में ही नहीं आएगी. पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट को तो खाली कमाने का है. गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती जरूर है लेकिन उसी टैक्स को वापस पब्लिक पे ही खर्चा कर देती है. इसीलिए हर गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स होता है और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर का एक मकसद होता है. ठीक है, सो ऑन वन हैंड इट चार्जेस इनकम विथ द इंटेंशन टू स्पेंड दिस इनकम ऑन द पब्लिक इटसेल्फ. फर्क खाली इतना होगा कि टैक्स वसूला जाएगा अमीरों से और यहां गवर्नमेंट खर्चा करेगी गरीबों पे, जिस कारण से द गैप बिटवीन the rich and the poor should reduce. हर गवर्नमेंट का ऑन पेपर यही ऑब्जेक्टिव होता है. असल जिंदगी में क्या होता है ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है या आपको बताने की जरूरत नहीं है. हम और आप सब जानते हैं कि इन रियलिटी व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो. व्हाट इज इट? रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर. ठीक है, ये तो आपने किताबी ज्ञान ले रहे हैं ना अभी. तो बजट में हमेशा गवर्नमेंट 2 तरफा सीन बताएगी. एक तरफ हम इतनी इनकम लेंगे और दूसरा तरफ हम इतना पैसा खर्चा करेंगे. ओके, सो ऐसा एक स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट? एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो क्या बतलाता है? एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, हमने सोचा हुआ है, हमने एंटिसिपेट किया हुआ है, हमारी ये उम्मीदें हैं कि अगले साल में इतनी इतनी इनकम होगी और इतना इतना खर्चा होगा. ओके, और ये ईयर कौन सा ईयर होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा, फिस्कल ईयर होगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April and ends on 31st of March. ओके, चलिए आगे देखते हैं. main elements of a budget. Okay, they are point number 1,
स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट की क्या क्या इनकम होगी और कहाँ कहाँ खर्चा होगा वो इस बजट में मेंशन्ड होगा। ये बात हम डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं। फाइन। पॉइंट नंबर 2, एस्टिमेट्स पर्टेन टू अ फिक्स्ड पीरियड, जनरली अ ईयर। सो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बजट जो है वो हम एक वीक का बनाएंगे, एक दिन का बनाएंगे, एक महीने का बनाएंगे, 3 महीने का एक साथ बनाएंगे, आधे साल का बनाएंगे, कि पूरे साल का बनाएंगे, कि 5 साल का बनाएंगे, कि 100 साल का बनाएंगे। इट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कोई भी बजट जो बनेगा वो खाली एक साल के लिए बनेगा, क्योंकि we as individuals cannot wait for 5 years to decide our profit। आपके बिजनेस में अकाउंट सब्जेक्ट में आपने सीखा है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी फाइनल अकाउंट्स जब बनता है तो वो एक साल का बनता है। क्यों एक साल का बनता है? बिकॉज एंटरप्रेन्योर कैन नॉट वेट टू नो वेदर ही हैज मेड प्रॉफिट और अ लॉस फॉर दिस एंटायर पीरियड। सो जो सिस्टम गवर्नमेंट का चालू है एक साल का है, एक साल के बाद टैक्स का रिव्यू होगा, एक्सपेंडिचर का रिव्यू होगा, इनकम्स कहां कहां से रेस करनी है उसको वापस हम रिविजिट करेंगे। ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन ऑन ईयरली बेसिस, क्योंकि एक साल में सारे सीजन्स आ जाते हैं, बाद में तो कॉपी पेस्ट ही होता है। ओके, सो दिस बजट और एवरी बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और ये फिक्स्ड पीरियड नॉर्मली, जनरली, मेजरली क्या होता है? एक साल का होता है। ओके, फाइन। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड पब्लिक वेलफेयर। फाइन। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये बजट बनाने का, कि पहले से हमें क्लियर हो कि इस देश को हमें कहां लेके जाना है, कहां लेके जाएंगे। इकोनॉमिकली हमें इसका क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें एडवांस में क्लियर है कि फॉर द कमिंग ईयर फ्रॉम वेयर ऑल वी आर गोइंग टू जनरेट द इनकम एंड एट वेयर ऑल प्लेसेस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी, वी आर गोइंग टू इनकर द एक्सपेंसेस। ओके, हमेशा ध्यान रखना बजट बनाते समय गवर्नमेंट के दिमाग में क्या होता है? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जरूरी हैं तो हम वहां खर्चा करेंगे, और खर्चा करने के लिए जो इनकम है वो हम टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में यहां से कमाएंगे। ऐसा पहले से एक प्लान, एक लेआउट तैयार करना जरूरी होता है, और वो तैयारी जो है कहां देखने को मिलेगी? आपको बजट में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइन। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा और असेंबली और सम सच पब्लिक बॉडी। क्योंकि आज कोई भी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि रूलिंग पार्टी के सामने एक अपोजिशन पार्टी होती है। उस अपोजिशन पार्टी से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड हियर नथिंग हैपन्स विदाउट कंसेंट ऑफ एवरीवन। एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू स्पीक, एवरीबडी हैज अ फ्रीडम टू ओपाइन। और जितने भी लोग लोकसभा में बैठे हैं लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स का भी क्या लेना पड़ेगा बेटा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। वंस अप्रूव्ड इट इज पुट इनटू एग्जीक्यूशन। और इसीलिए बजट हर साल देखना 28 फरवरी को प्रेजेंट होता है। ये बजट बीजेपी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता था। वाई 1 फेब और 28 फेब? जब वो बजट का पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Why do they present it 1 month or 2 months earlier? It is for the purpose of
going through it and receiving the approval from the other members who are present in the Lok Sabha or the Assembly. लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. ओके, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठता है? सारे एमएलए. एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट में कौन बैठता है? सारे एमपीज बैठते हैं. एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? सो ये मिलके साथ होके डिसीजन लेते हैं, बजट को अप्रूवल देते हैं, और बाद में उसका एग्जीक्यूशन चालू होता है फ्रॉम 1 अप्रैल. ठीक है. अब एक क्वेश्चन, ये बजट प्रेजेंट कौन करता है, डिक्लेयर कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, यूजुअली बजट इज डिक्लेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ गिवन नेशन. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यस, निर्मला सीतारमन आंटी. हर साल सीतारमन आंटी आते हैं और बजट को प्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हेन शी इज प्रेजेंटिंग द बजट, द एंटायर नेशन इज लिसनिंग टू निर्मला आंटी. अब ये जब आके अनाउंसमेंट करते हैं, वो लाइव होता है, तो तुम्हें क्या लगता है पूरा बजट बैठ के निर्मला जी ने बनाया है? नहीं, उनकी एक एक्सपर्ट टीम होती है. हर एक इलाके से छोटे छोटे बजट तैयार होके आते हैं, तब जाके यूनियन बजट बनता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द बजट, इट टेक्स टाइम टू अनाउंस द बजट, क्योंकि हम एक देश का बजट तैयार करने बैठे हैं और उसमें कोई एक इंडिविजुअल पूरे देश का प्लानिंग नहीं कर सकता. तो छोटे छोटे गांव के बजट, उससे बनेगा डिस्ट्रिक्ट का बजट, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट के बजट से बनेगा स्टेट का बजट, और सारे स्टेट बजट्स को जोड़ेंगे तब जाके बनेगा पूरे कंट्री का बजट, दैट इज द यूनियन बजट. और उसको आके अनाउंस करने का जवाबदारी किसका है? फाइनेंस मिनिस्टर का है. शी विल प्रेजेंट in front of the entire nation, okay, for the purpose of receiving approval and to bring it to the knowledge of all the citizens of India. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. पर्पसेस ऑफ बजट. बजट बनाने का क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लेट अस सी दैट. पॉइंट नंबर 1, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. हमने अभी डिस्कस किया. सो पार्लियामेंट में ऐसे अनाउंसमेंट होती है बजट की. बजट अनाउंस होते समय कुछ लोग होंगे जो उस बजट को अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके वो टेबल को टैप करेंगे, मींस दे आर इन फेवर ऑफ दीज पॉइंट्स. और कुछ लोग होंगे जो इसके खिलाफ जाएंगे, तो वो खड़े होके चिल्लाएंगे कि ये गलत है, वो गलत है. अभी तो फिलहाल जिफ मुझे मोदी जी का मिला है, बट मोदी जी की जगह आपको क्या इमेजिन करना है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो फिलहाल कौन है? निर्मला सीतारमन आंटी. ओके, सो वो प्रेजेंट करेंगे, तब अच्छे पॉइंट्स पे अप्रिसिएशन होगा और बुरे पॉइंट्स पे उसका रिजेक्शन भी आ सकता है, या कोई प्रकार का रिवोल्ट भी लोग कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या ऑब्टेन करना है? अप्रूवल. इसके लिए हम बजट तैयार करेंगे. बजट रेडी नहीं होगा तो अप्रूवल किस चीज का मांगोगे? क्योंकि कंट्री में काम करने से पहले आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा टू ऑल द अपोजिशन पार्टी कि हमें अप्रूवल दो, ताकि हम इस हिसाब से काम आगे बढ़ा सके. तो पढ़ो. रूलिंग गवर्नमेंट requires an approval of the elected representatives of any democratic government for the incomes and expenses to be incurred in the ensuing financial year. मतलब for the next financial year हमें एडवांस में अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. पॉइंट नंबर 2, टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एरियाज रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस. कहने का ये मतलब है गवर्नमेंट शुड हैव एन आइडिया अबाउट द एक्टिविटीज विच इट शुड अंडरटेक, expenses to be incurred and sources from where the incomes may be raised. मतलब if I ask you today what is your plan for the next week, for the next month, for the next year, you bloody have no idea. Why? क्योंकि हम इतनी लंबी प्लानिंग करते ही नहीं है.
और जिसने भी अभी तक प्लानिंग करी भी है, कभी भी उस प्लान पे अमल कर पाए नहीं है। वी हैव मेड प्लान्स एन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन अगर एक बार भी उस प्लान को आप 100% एग्जीक्यूट कर लो तो मैं जो बोलो वो हार जाऊं। बिकॉज आई नो एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो प्लान सो मेनी थिंग्स कि सुबह 6 बजे उठेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, ये कोर्स कंप्लीट होगा, ये टेस्ट पेपर लिखेंगे। वी वर नॉट एबल टू मैनेज अवर लाइफ सक्सेसफुली एज स्टूडेंट्स। सो यहां पर तो गवर्नमेंट को 140 करोड़ लोग का प्लानिंग करना है, तो उसको तो कैसे कोई क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी लाने के लिए ही ये लोग बजट बनाते हैं, और बजट बनाते समय सबका पार्टिसिपेशन लिया हुआ है। एंड वंस दे रिसीव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लेस, दे फील कॉन्फिडेंट कि हम इस साल ये एक्टिविटीज करने वाले हैं, ये खर्चे होने वाले हैं, इससे ये डेवलपमेंट होगा, इस साल के बाद ये चीजें अपनी कंट्री में अवेलेबल हो जाएंगी जो आज से पहले अवेलेबल नहीं थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द बजट हैज दिस कॉन्फिडेंस दैट आई हैव रियली गुड इंस्टिंक्ट्स, आई हैव ग्रेट आइडियाज एंड आई ऑल्सो कैन एग्जीक्यूट दोज आइडियाज विद द हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल। ठीक है, सो वो आइडिया लाने के लिए, वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मालूम होना चाहिए। वो मालूम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, लेट अस सी कि उसमें क्या लिखा है। व्हाट द हेल आर योर प्रायोरिटीज। इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको इस पॉइंट में मिलेगा। पढ़ो, एलोकेशन ऑफ फंड्स मस्ट बी डन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज एंड नीड्स। आप कभी भी कोई खर्चा करने से पहले हमेशा अपने आप से ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि क्या ये सही में मेरी नीड है। वॉज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द प्रायोरिटी। आई गिव यू अ लेटेस्ट एग्जांपल। माय आईफोन is 6s plus currently that I am using. Okay, I have never upgraded that to 8, 10, 11 or 12. अब ये नौबत आ गई है कि on WhatsApp when I upload a status or a story, after that for a span of 1 hour my WhatsApp becomes inoperative. और कई बार ये अनाउंस भी हुआ है by different companies on different platforms कि अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब पुराने फोन्स में उतने अच्छे से नहीं चलेगा और एक टाइम आने के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। सो नाउ व्हाट हैज बिकम माय प्रायोरिटी टू चेंज दिस मोबाइल फोन एंड अपग्रेड टू 12 प्रो मैक्स। यस और नो। आज से पहले वो मेरी नीड नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन अब बन चुकी है बिकॉज आवर मैक्सिमम कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ऑन व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, सो आप अपने फंड को इंडिविजुअली तो ठीक है अपनी नीड के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे, प्रायोरिटाइज कर लेंगे, लेकिन देश के लिए क्या प्रायोरिटी है, देश की क्या जरूरत है, ये सब पहले जानना पड़ेगा। बाद में आप अकॉर्डिंगली खर्चा करेंगे तो कहलाया जाएगा कि यू हैव डन अ गुड प्लानिंग एंड अ गुड एग्जीक्यूशन। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ द नेशन. We need to think about that what really our nation lacks at and what facilities must be introduced to improvise on the weak factors. And for that purpose you have to think. And where do you think, when do you think, when you are making the budget. Okay, चलिए आगे देखते हैं। For knowledge of the public, हमें पब्लिक को बताना पड़ेगा ना। क्यों पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है। राजा विल रूल ओवर द प्रजा। अरे ऐसा नहीं होता, ये प्रजा ने ही राजा को चुना है, तो राजा बनने के बाद भूल मत जाना प्रजा को, और प्रजा को याद रखना है, उनको बतलाना है कि जिस पर्पस के लिए हमने तुमको राजा बनाया था वो पर्पस तुम अचीव कर रहे हो। ये आप कैसे बताओगे, बाय एवरी ईयर प्रेजेंटिंग अ बजट, कि आपने जो जो चीजें बोली थी उन सब के लिए देखो यहाँ पैसा एलोकेट हो रहा है, उस पे काम हो रहा है।
सो पब्लिक को पहले से मालूम होना चाहिए कि आने वाले साल में व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम। ओके, चलिए पढ़ते हैं उसको। व्हेन अ बजट इज प्रेजेंटेड पीपल कम टू नो ऑफ कमोडिटीज विच विल बिकम चीपर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट फंड। अब कहीं पे गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन, सेलिंग प्राइस विल गो डाउन। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है तो पब्लिक को वही सारी चीजें सस्ते में मिलेंगी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, एंड कमोडिटीज विच बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू इंक्रीज टैक्स बर्डन इन दीज सेक्टर्स। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे अगर पैसा लगाया है तो कुछ जगह से पैसा वसूला भी तो है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो टैक्स बर्डन के कारण महंगे हो जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो सब्सिडीज के कारण सस्ते हो जाएंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि आने वाले साल में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। सो पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा, जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो बोले या आई नो, और जब प्रोडक्ट सस्ता होगा तो खुशियां मनाएंगे। और इसीलिए लोग, पूरा देश, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो बजट को पूरा सुनते हैं, समझते हैं और उससे होने वाला फायदा, उससे होने वाला नुकसान पूरा इवैल्यूएट करते हैं। एक ऐसा ही बजट था जब अचानक से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले खाली सर्विस टैक्स था सर्विसेज पे, बाद में क्या लागू किया, जीएसटी। सर्विस टैक्स एक टाइम पे हम 2% पे करते थे, फिर 5%, फिर 8%, फिर 10.2%, फिर 12%, फिर 12.36%, फिर 15%, और अब आज हम कितना पे कर रहे हैं, 18% पे कर रहे हैं। जिस कारण से सर्विसेज महंगी हो रही हैं। तो पब्लिक को मालूम रहना चाहिए कि कुछ कमोडिटीज सस्ते में मिलेगी, कुछ कमोडिटीज का हमें ज्यादा भाव चुकाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने ही टैक्स बढ़ा दिया है। सो व्हेन यू नो एवरीथिंग इन एडवांस, देयर इज नो सरप्राइजेस, देयर आर नो शॉक्स फॉर यू इन द कमिंग ईयर, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस of preparing the budget and announcing it openly in front of the entire nation. So public should know what is happening in the rule of this particular government. Okay? Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। Purposes of budget, ये आंसर तो हो गया, अब इसको हमें लर्न कैसे करना है। तो पर्पस ऑफ बजट हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, KOPI। 4 पॉइंट का आंसर है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, KOPI। K फॉर नॉलेज ऑफ पब्लिक, O फॉर ऑब्टेन अप्रूवल, P फॉर प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड I फॉर आइडिया अबाउट रिसोर्सेज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे हम, कॉपी, KOPI। K for knowledge of public, O for obtain approval, P for provide direction for allocation of resources, and I for idea about resources and expenses। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।